सभी विद्यार्थियों को मेरा नमो बुद्धाय और सप्रेम जय भीम। आज कल ही हमने अपना क्लास किया और आज दोबारा हम क्लास लेने जा रहे हैं। आज का जो क्लास जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कल हमने जो सीखा, मतलब कल हमने उकारांत शब्द जो है भिक्खु, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं पाली भाषा में उकारांत। तो हमने कल भिक्खु शब्द जो हमने देखा, उकारांत भिक्खु शब्द हमने देखा। तो उसी तरह पाली भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं और है। तो वो शब्द जब हमारे वाक्य में आएगा, लिखने में आएगा, बोलने में आएगा, तो उसको कौन से प्रत्यय लगाने हैं, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक कौन से प्रत्यय लगने वाले हैं और लगाना चाहिए, ये हमने कल सीखा। इसी तरह उसके भी आगे हमने इकारांत जो शब्द होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने मुनि शब्द लिया था। तो अगर मुनि जैसे बहुत सारे शब्द पाली में आते हैं, इकारांत आते हैं, तो अगर वो उनके जैसे भी शब्द हमारे वाक्य में आए, पाली वाक्य में आए, तो उनका अर्थ समझने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने सीखा। इकारांत शब्द, तो अगर आप दोनों शब्द की जो प्रत्यय जो है अगर एक साथ देखेंगे, अगर लेफ्ट साइड मुनि शब्द के प्रत्यय देखेंगे विभक्ति के, और राइट साइड में भिक्खु शब्द के प्रत्यय देखेंगे, मतलब इकारांत और उकारांत शब्द के प्रत्यय अगर साथ साथ हम यहाँ देखेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि उसमें कोई कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही है, एक सरीके ही है। सिर्फ बदल जो है वो प्रथमा विभक्ति अनेक वचन में है, और वो अनेक वचन में क्या है, मुनि मुनि इकारांत शब्द का क्या होता है, वो एक बार जो शब्द है वो होता है, मतलब लेकिन वो दीर्घ होता है, और उसे दूसरा शब्द जो है उसको यो जुड़ जाता है, यो प्रत्यय जो है वो जुड़ता है। लेकिन यो प्रत्यय जोड़ने के वक्त उसका जो इकारांत भाव जो है, मतलब स्वर जो है, मुनि शब्द का इकारांत जो भाव है या स्वर है, तो उसका लोप हो जाता है, मतलब उसको निकाल दिया जाता है, नष्ट किया जाता है, और यो प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो वो मुनयोग हो जाता है। तो इसी तरह भिक्खु का भी ऐसे ही होता है, भिक्खवो। तो भिक्खु का ऊ जो है वो निकाल दिया जाता है, तो सिर्फ धिक्क रहता है, और उसे ओ जोड़ दिया जाता है। ये दोनों चेंजेस जो है ये सिर्फ प्लूरल में है, मतलब अनेक वचन में है, बहुवचन में, इतना ही सिर्फ आपको चेंज करना है। और अगर देखें तो सारे प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक सारे जो प्रत्यय है दोनों में एक जैसे ही है। तो अगर आपका मुनि शब्द का जो अगर प्रत्यय आपका अपना मतलब आपने ध्यान में रखा, तो भिक्खु शब्द का जो प्रत्यय है वो भी आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा। तो ये दोनों का मैंने आपको प्रत्यय कैसे ध्यान में रखना है ये मैंने आपको सिखाया। इससे भी आगे हमने अकारांत शब्द के प्रत्यय जो है, बुद्ध शब्द हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, तो उसके भी हमने देखे हैं प्रत्यय। तो इसी तरह हमने तीन शब्द, मतलब तीन स्वर जो है इसके प्रत्यय हमने देखे हैं। वो है अकारांत, इकारांत और उकारांत। तो ये तीनों ही जो स्वर जो है, स्वरांत है जो है, तो ये ह्रस्व है।
मतलब छोटा बोलते हैं ना, छोटा वाला। तो वो तीनों भी शब्द है, ये क्या है, स्वर है, ये रस्व है। मतलब अ, रस्व ई और रस्व उ। तो इसी तरह हम पूरा जो चार जो है हमारे, जो स्वर जो है, जो आठ स्वर जो है, अ आ ई रस्व, उ रस्व, ई दीर्घ और उ दीर्घ, और ए और ओ, ये जो स्वर मैंने शुरुआत में आपको जो पढ़ाए थे, तो ये जो अंत जहाँ पे आता है, जिस शब्द को आता है, स्वर का अंत आता है, ये सारे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में नाम के बारे में हमें ये पढ़ना है, जानना है। तो हमने अभी तक तीन ही स्वर अंत के शब्द हमने देखे हैं, तो वो है अकारांत, इकारांत और उकारांत। तो अकारांत शब्द के अकारांत जो शब्द है, उनका जो सेंटेंस बनता है, वो तो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और आप लोगों ने, सभी विद्यार्थियों ने इतने सारा अच्छा इसका रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छे तरीके से सब जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन किया है। और ट्रांसलेशन करते वक्त मैंने आपको सभी को जो 6 स्टेप्स का जो फार्मूला दिया है, तो हर एक शब्द को पाली आपको मैं बता रहा हूँ। आप कल आप लोगों ने बहुत मुझे थोड़ा तकलीफ दिया, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पाली में हर शब्द अगर आपको मिल जाए, सेंटेंस में आप हर शब्द लेते हो, तो पहले उसका, उसके पीछे देखो कि क्या लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। वो प्रत्यय विभक्ति का है या क्रियापद का है, वो पहले देखो। सबसे पहले वो आपको करना है। और सबसे पहले आपको कौन सा शब्द लेना है, क्रियापद लेना है। फिर बाद में कर्ता लेना है। फिर बाद में कर्म लेना है। ये 3 स्टेप तो पहले सब में आपको करना है। मैं जैसे ही आपको मैंने बताया, और राजा और वजीर को तो पहले हमें बाहर निकालना है। किसके सहारे? तो क्रियापद के सहारे। क्रियापद तो ये पहले से ही हमें पता चल जाता है। ये तीनों का क्या बोलते हैं हम, मान सम्मान होने के बाद, जान पहचान होने के बाद, हम जो बीच में जो बाकी शब्द रहते हैं, उसका मेहमानगिरी अब हमको करना है। मतलब द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीय विभक्ति तो कम में आ जाती है, तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक हमें फिर उनकी मेहमानगिरी, मतलब जान पहचान करना है। तो वो कौन से क्लास का है, कौन सा प्रत्यय है, क्या वो जो 6 स्टेप्स है, वो उसी तरीके से हमको उसको जानना है। और वो जानने के बाद उसका ट्रांसलेशन हमें करना है। तो ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है, ये अलग आप आजीवन, मतलब जब तक आप पाली के सानिध्य में हो और पाली सीखना जानते हो, चाहते हो, तो ये स्टेप्स तो आपको करना ही है। ये स्टेप्स करते 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 अगर आपको सब कुछ आने लगा, तो फिर ये स्टेप जो है वो बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, तो जैसे साइकिल चलाते, पैडल मारते मारते मारते, तो हर बार पैडल मारने की कोई जरूरत पड़ती नहीं। पैडल अगर रुक भी गया, तो साइकिल चलती रहती है, मतलब आपको वो गति प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह जो मैं आपको नियम देता हूँ या नियम बताता हूँ या कुछ सिखाता हूँ, तो वो आप दोहराते रहिए, उसका पठन करते रहिए। ये पठन करते रहने से, समझने से आपको वो, आप प्रैक्टिस से एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर बाद में मैंने जो नियम बताया है, जो स्टेप्स बताए हैं, उसको लिखने की या बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ट्रांसलेशन करना शुरू कर सकते हैं। इतना सीधा सा, सिंपल सा, ये पाली में जो आपको रवैया अपनाना है, ऐसा करना है सीखने के लिए। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से नहीं जाएंगे, तो
आपको ये पाली सीखना बहुत कठिन लगेगा। और कठिन लगने के बाद क्या होता है पता है, लोग एक तो छोड़ देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, या उसका तिरस्कार करने लगते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता। आप जो 115-120 लोग यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं, तो इनको पूरा एक भी नहीं छूटना चाहिए। इनको पूरा पाली मुझे सिखाना है, और आपको भी सीखना है। चाहे मैं आप आप पर कोई आपकी गलती हो तो मैं डांटूंगा भी और समझूंगा भी, लेकिन मुझसे नाराज नहीं होना। मैं जो डांटूंगा तो आपके भले के लिए ही डांटूंगा। तो ये करते करते हमें अच्छे तरीके से 100 में से 15, 20, 30, 40 लोग जो है अच्छी तरीके से तैयार करना है। और बड़ा प्रोजेक्ट जो है, बड़ा प्रोजेक्ट, इस माध्यम से जो प्रयति धम्म जो ग्रुप है, इस धम्म के ग्रुप से माध्यम से हमें बहुत बड़ा टास्क जो है काम हाथ में लेना है। और वो है ट्रांसलेशन करना, और वो ट्रांसलेशन मराठी में करना है। तो आपकी मदद तो मुझे ही लगेगी, और आप मेरी भी आपको मदद लगेगी। ये जो नहीं हुआ काम जो है अब तक सालों से, वो काम करने की मेरी इच्छा है, और आपका सहयोग मुझे चाहिए। ये काम करके ही हम जाएंगे, ऐसा निश्चय अगर आपने किया तो कोई दिक्कत या कोई मार हमें रोक नहीं सकता। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी विनंती है, तो ये जो मैं बार बार कहता हूँ, ये धम्म का कार्य पवित्र काम है। सीखना, पाली सीखना मतलब आप कोई पैसा कमाने के लिए नहीं सीख रहे, या कोई नौकरी करने के लिए नहीं सीख रहे, या कोई अपना पंडित्य जो है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं सीख रहे। तो आप अपना और समाज का भला करने के लिए सीख रहे हैं। तो ये पवित्र काम है। बुद्ध को समझना है तो पाली को समझना चाहिए, पाली लैंग्वेज को समझना चाहिए। तो ये बाबा साहब का अधूरा जो काम जो है, ये हमें पूरा करना है। क्योंकि मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में हमने बाबा साहब के दिए हुए दिशा से हम गए तो हमारा भला ही हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब जल्दी चल बसे। तो ये धम्म क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए था, वो रुक गया। अगर बाबा साहब को सही मायने में सही दिल से अगर श्रद्धांजलि हम अर्पण करते हैं, तो ये धम्म का काम जो है पाली भाषा सीखकर हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और समाज के आगे रखेंगे। तो ये पुण्य का काम जो है हम करने जा रहे हैं। तो आपका सहयोग सबको मुझे जरूरी है। तो आज हम यहाँ से अभी हमारा जो इकारांत जो शब्द जो है, मुनि शब्द है, उसके उदाहरण और उकारांत की उदाहरण मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। कल हमने एक दो उदाहरण दिए, लेकिन बहुत सारे साथियों को उसका ट्रांसलेशन करना नहीं आया। तो आज मैं वो उसको रिपीट करूंगा, और अच्छी तरह से तीनों अकारांत, इकारांत और उकारांत शब्द के एग्जाम्पल सराव जो है हम आज करेंगे। मैं अपना जो शेयर स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूँ। यस यस यस। ओके, क्योंकि थैंक यू थैंक बहुत जुड़े नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। अभी देखेंगे हम इकारांत जो शब्द है, इकारांत, ये जो है रस्व है, रस्व इकारांत है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर मुनि शब्द लिया था। तो बहुत सारे शब्द आपने देखे, जैसे कि रवि है, गिरी है, ऐसे शब्द हमने देखे। तो हम आज उनका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो है वो लेंगे और उसका ट्रांसलेशन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ओके। तो मैं पहला जो सेंटेंस है वो लेता हूँ। बालको मुनिम, बालको मुनिम चीवरम ददाति। ओके। तो यहाँ पे देखिए, जो इकारांत शब्द का कौन सा है यहाँ इस वाक्य में,
ये मुनि है शब्द है, मतलब ये सब नाम है। मुनि ये नाम है और ये ह्रस्व इकारांत शब्द है, मुनि है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, मुनिम, ये मुनिम यहाँ पे लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस चिवर का मतलब क्या हुआ, ये ददाती का मतलब क्या हुआ, और बालकों का मतलब क्या हुआ, ये हमें अभी देखना है। तो जैसे ही मैंने अभी कहा कि सबसे पहले आपको क्रियापद को ढूंढना है, तो ये क्रियापद मैंने लिखा। इसका जो मूल शब्द जो है वो आपको ढूंढना है। तो ये जो ती जो है, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रत्यय है वर्तमान काल का। तो ददा, ये निकाल देने के बाद, ती प्रत्यय निकाल देने के बाद, ये जो ददा रहता है ये मूल है। लेकिन ये ददा मूल नहीं है, तो सिर्फ दा है। तो कुछ ग्रामर के कुछ और नियम के वजह से ये दा जो है सिंगल सिलेबल वो डबल हो जाता है, वो तो बाद का व्याकरण है। लेकिन इसका मूल शब्द जो है वो क्या है, दा है। दा का मतलब देना। ओके। और इसमें बाद में देखेंगे हम, ती ये क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है, ती है। और वचन क्या है, वचन क्या है, एक वचन है। और काल कौन सा है, वर्तमान काल है। ओके, वर्तमान काल है। और पुरुष कौन सा है, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। हम्म। और अभी दा का मतलब देना, यहाँ पर मैंने इधर लिख दिया, वो यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट में। दा का मतलब देना। तो वर्तमान काल के हिसाब से और पी का प्राप्त से उसका अर्थ जो है वो क्या होता है, देता है। मतलब ददाती का मतलब होता है देता है। ओके। और सिर्फ दा का मतलब होता है देना। लेकिन ती प्रत्यय लगने से उसका अर्थ होता है देता है। तो फिर ये हमारा फाइनल हो गया, ददाती का अर्थ हमें मिल गया। फिर उसके बाद हम इस क्रियापद को पूछेंगे कि क्या देता, कौन देता है। मतलब हमें अभी कर्ता ढूंढना है। तो कौन देता है, तो ये आपको बालको जो है ये कर्ता के रूप में आपको उसकी पहचान हो जाएगी। मतलब राजा बोले तो कर्ता बोले तो राजा ही होता है, क्योंकि वो ही सब करता है ना। तो इसलिए हम उसको राजा की उपमा देते हैं। तो बालको ये जो है, तो बालक ये मूल शब्द क्या है, मूल शब्द यहाँ पे बालक है। और बालक अगर हमने शब्द निकाल लिया तो आखिरी में, लास्ट में, अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे प्रत्यय ओ प्रत्यय लगा है। और उसका विभक्ति जो है, पहले वचन लेंगे हम। इसका वचन जो है वो है एक वचन। और फिर विभक्ति जो है, विभक्ति, इसकी विभक्ति जो है प्रथमा विभक्ति। और इस विभक्ति का अर्थ, विभक्ति का अर्थ जो है वो क्या है, करता है। तो हम करता है तो हम क्या सोचेंगे इस शब्द के बारे में, बालक के बारे में, तो वो खुद क्रिया कर रहा है। मतलब एक्शन वो खुद कर रहा है, ये हमें जानना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। ओके। तो कितना हुआ, एक, दो, तीन, चार, पांच। और लास्ट में उस शब्द का अर्थ जो होता है, शब्द का अर्थ क्या होता है, बालक। बालक, बालक, नहीं, हम मुलगा या लड़का, इसका अर्थ लेंगे। लड़का या मुलगा, या लड़के ने, या मुलाने, ऐसा हम इसका ट्रांसलेशन करें।
इसी तरह ये जो राजा है, कर्ता जो है, इसका हमने मेहमानगिरी की, उसका आदर स्वागत जान पहचान लिया। फिर जो वजीर जो रहता है, कि जो राजा के साथ में रहता है, वो हमें ढूंढना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम क्रियापद को कर पूछेंगे कि क्या हमें किसको देता है, ये जो कर्ता जो है किसको देता है, या क्या देता है, किसको देता है। तो बालको मुनि क्षीवरं ददाति। तो यहाँ पे दो ये दिख रहे हैं अनुस्वार। तो इससे हमारी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन हम देखेंगे कि ये अभी दोनों में से कौन सा कर्म है, मतलब कर्म है। तो देखेंगे, बालक बालको मुनि क्षीवरं ददाति। ओके, तो कौन देता है? बालक देता है। क्या देता है? क्षीवर देता है। किसको देता है? मुनि को देता है। तो हमें हमें अभी कंफ्यूजन हो गया कि ये मुनि कर्म है या क्षीवर कर्म है। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्षीवर जो शब्द है, ये नपुंसकलिंग है। चिवर जो शब्द है, ये नपुंसकलिंग है। हमने अभी नपुंसकलिंग पढ़ा नहीं, सब मैंने आपको सिखाया नहीं। तो ये चिवर जो है, प्रथमा विभक्ति में भी एक वचन में चिवरंग हो जाता है, होता है, चिवरंग हो जाता है। और प्रथमा विभक्ति का दूसरा जो अर्थ होता है, जैसे ये कर्ता का उससे पहचान होती है, वैसे ही प्रथमा विभक्ति का दूसरा जो अर्थ होता है या उपयोग होता है, वो व्यक्ति या वस्तु को पहचानना, मतलब उसका नाम जो होता है, उसका नाम हमें पता चलता है। तो ये हमें इससे हमें चीवर की पहचान हो जाती है। ओनली चीवर, ये क्या है? तो चीवर है। तो ये उसी इसी तरह यहाँ पे है चीवर। तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो क्योंकि चीवर को या चीवर ला किंवा चीवर्स चिवरास ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। तो हम बाद में जाते फिर मुनि के पास। तो मुनि जो शब्द है, तो हम देखते हैं तो किसी को देता है, तो मुनि ला या मुनीस या मुनि को, ये हमें पता चलता है। तो ये सही लगता है। तो फिर ये जो है कम मुनि जो है, ये फाइनल करते हैं। और उसका जो पहचान जो है, रिकग्निशन जो है ग्रामर के क्षेत्र में, तो वो इसी तरह मूल शब्द जो है वो क्या है? मुनि है। प्रत्यय यहाँ पे मुनि को क्या लग गया? अंग प्रत्यय लग गया। और वचन क्या होगा? एक वचन हो गया। और विभक्ति कौन सी है? दूसरी विभक्ति है। और विभक्ति का अर्थ क्या होता है? स या ला होता है। और शब्द का अर्थ क्या होगा? मुनि ला या मुनि स या मुनि को। ओके, ऐसा हम अभी ये कम जो है, इसका हमने रिकग्निशन किया, उसको पहचाना। तो ये अभी क्रियापद हो गया, ये बालक कर्ता हो गया, कम ये हो गया। और ये जो है, ये चिवरंग जो है, ये इसको हम देखेंगे तो मूल शब्द ही चीवर है। और अभी आप आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ, उसका प्रत्यय जो है अंग प्रत्यय है। और विभक्ति जो है, मैं प्रथमा विभक्ति यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, वचन एक वचन है। तो ये प्रथमा विभक्ति कैसे आया, क्यों आया, मैं बाद में, इसके बाद में ही आपको मैं ये समझाऊंगा या सिखाऊंगा। ओके, तब तक आप शांत रहिए। एक वचन। और जो इसका अर्थ है, तो वो क्या, वस्तु को पहचानना, यानी वस्तु का नाम देखना सिर्फ, ऐसा या व्यक्ति का नाम, बस यही नहीं। और उसका जो अर्थ है सिर्फ चीवर, हम सॉरी चीवर देते हैं।
और ये जो है देता है। इसी तरह हमने अकारांत शब्द की बहुत ऐसी इसी तरह हमने प्रक्रिया की थी। आज मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो फिर इसका रिवीजन हो जाएगा। और ई शब्द का भी इसी तरह ही हमें क्या बोलता है, पोस्टमार्टम करना है, मतलब उसको समझना है 6 स्टेप्स में। तो इसी तरह ये वाक्य का क्या होगा, मतलब बालको मुनिम चीवरम ददाती, मतलब लड़का या लड़का मुनि को, या मुनि से या मुनि ला, चीवर, ओनली चीवर, इसका ये जो इसका रिकॉग्निशन क्या हुआ, ओनली चीवर। ओके, चीवर देता है। इसी तरह इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो इसी तरह हमें बाकी जो मैं अभी आपको जो सेंटेंस दे रहा हूं, इसी तरह आपको उसका ट्रांसलेशन करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि सब लोग जब भी क्लास में बैठते हैं, तो जब जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो अच्छी तरह कपड़े पहनकर, अच्छी तरह सज धज कर, पेन और पेंसिल सामने रखकर, और जिस विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस विषय का किताब जो है अपने सामने रखकर इस क्लास में बैठे। तो कोई, मुझे पता है कोई लेट के सुन रहा होगा, कोई चलते चलते सुन रहा होगा, कोई आते जाते, हाँ क्या हो रहा है, हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है, तो ये सुनने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा इधर उधर घूम के आता होगा। तो ऐसा अगर आप लोग इस क्लास के बारे में बर्ताव करेंगे तो आपको इसका इससे नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट ने, मैं जो जो भी यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ तो वो नोट डाउन करना है। तो इसी तरह ये जो वाक्य जो है मैंने जो जो लिखा है वो आप कृपा करके लिख लीजिए। मैं लिखा लिखा है या नहीं, मैं ये इसे मिटा दूं? हेलो। जी सर। ओके ओके। मी स्क्रीनशॉट काउंट। तो मैं अभी यहाँ पे आपको दूसरा सेंटेंस देता हूँ। मुनि, अभी मैं आपको दूसरा सेंटेंस देता हूँ। मुनि रथेन गामं, मुनि रथेन गामं गच्छति। और तीसरा जो सेंटेंस है, ये अभी तीसरा जो सेंटेंस है, ये बालको, जो मैंने अभी लिया था, बालको रविंग रविंग चक्षु, ये चक्षु तो अभी बाद में ही लेंगे उसे। रविंग, बालको रविंग पश्यति, बिल्कुल सीधा ये है। चौथा जो है ये जो है, रो मुनीना, मुनीना धम्मं गृह्णाति। ओके, पांचवा जो शब्द है, मैं अभी यहाँ पे वाक्य है, मैं लिखता हूँ। नरा मुनि मुनिस्स, मुनिस्स
उदकं आहरति। ओके, आहरंती, सॉरी, यहाँ पे आहरंती है, आहरंती है। तो ये चार वाक्य मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इकारांत शब्द सिखाया है, तो इसका अभी आपको ट्रांसलेशन करना है। मुनिम रथेन गामं, सॉरी, ये मुनि, ये निकाल देना चाहिए। मुनि रथेन गामं गच्छति। ओके, बालको रविं पश्यति, नरो मुनिना धम्मं गण्हाति, नरा मुनिस्य उदकं आहरति। कल जो विषय हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो नियम जो है वर्ब के बारे में, जो अगर वर्ब एक वचन में है तो कर्ता एक वचन में होना चाहिए, या कर्ता अनेक वचन में है तो वर्ब अनेक वचन में होना चाहिए। मैंने आपको ये पढ़ा। और उसके अलावा जो भी बीच में जो शब्द है, वो जो शब्द है आप जैसे चाहे, वो प्लूरल में हो या सिंगुलर में हो, वो ऐसे आप रख सकते हैं। लेकिन उसका ट्रांसलेशन आपको उसी के तरह, जो अगर एक वचन में है या अनेक वचन में, उसी की तरह आपको करना है। तो हम पहला जो लेते हैं, मुनि रथेन गामं गच्छति। तो मैं ये चाहता हूं कि कोई भी जल्दबाजी में इसका ट्रांसलेशन नहीं करे। आप, मैंने पहले जो उदाहरण दिया है उसके हिसाब से उसका ट्रांसलेशन किया। स्टार्ट में बिल्कुल उसका ट्रांसलेशन मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप, वर्ब कौन सा है, कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, ये भी बताया तो भी चलेगा। तो हु विल टेल मी फर्स्ट। ओके, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। तो सबसे पहले तो भगवान जेठे ही होते हैं। वो तो उसका उनका सर, जय फिंगर भीम सर। तो उनका फिंगर तो ये हैंड रेस पे ही होता है। ओके, बताइए बताइए। सर याच्यामध्ये मुनी रथेन गामं गच्छती याच्यात पहिलं मी याचे मूळ शब्द काढलेले आहेत अलग, आणि प्रत्यय याचे काढलेले आहेत. मुनीचा ई, रथेनचा मूळ शब्द रथ, गामंगचा गाम, गच्छतीचा सर गच्छ भी सर, शब्द मूळ वन शब्द मिनट वन काढलेले आहेत. मिनट वन मिनट वन हाँ मिनट हाँ हाँ. जैसे मैंने आपको अभी एक 10 मिनट पहले जिस प्रक्रिया से, जिस मेथड से सिखाया, उसी तरह आपको बताना है। मैंने ओके पहले सर. क्या बोला कि आपको गच्छति अपना हाँ, क्रियापद है वो क्रियापद का. पकड़ना ओके है, सर, मैं वैसे जाता फिर हूँ सर. कर्ता पकड़ना है, फिर कर्म हाँ, पकड़ना है, और यस. उसको 6 स्टेप में उसको बताना है। वो बताने के बाद बीच में जो बाकी के जो शब्द है उसे हमें लेना है, और उसको भी 6 स्टेप में हमें ये करना है। मतलब ओके उसको सर. जान पहचान करना है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, उसका वाक्य का ट्रांसलेशन। अर्थ बताने का. ओके ओके सर. तो ओके। हाँ पहले स्टार्ट करूं सर. तो पहले हाँ इस हाँ। वाक्य का पहले मैं पकड़ूंगा क्रियापद कौन है. तो यहाँ पे लास्ट में जो गच्छति है वो क्रियापद है, क्योंकि इसको ती प्रत्यय लगा हुआ है, और इसका वचन में देखूंगा, ये एक वचन में आता है, ये प्रथम पुरुष में है, ये क्रियापद है, और इसका अर्थ है जातो, जाने. दूसरा जाने मैं नहीं, इसको पूछूंगा. इसका हाँ, अर्थ जातो अभी. ऐसा ही है, हाँ जाने हाँ, नहीं। ये गच्छती धरलं तर जातो, आणि जातो, तर जाणे. हा, आता गच्छ जातो याचा धरलं अर्थ तर सर, जाणे, गच्छती जाणे, जाणे. गच्छ हा, धरलं तर ओके. जाणे, गच्छती म्हटलं तर जातो। ओके। हा सर, याला प्रश्न विचारला की कोण आहे, कोण जातो, तर करता जातो. तर करता कोण असेल. मग आपण इथे एक शब्द बघितला की मुनी हा एक वचन आहे, आणि हा पठमामध्ये येतो आहे. तो पठमामध्ये जो असेल तो करता. तर हा मुनी करता हा मला पक्का फिक्स झालेला आहे. आता याच्यानी मग मी विचारेल की कशाने जातो आणि कुठे जातो. आता हा कुठे जातो, तर मग मी जाईल याचा द्वितीयामध्ये कोण आहे, कर्म कोण दाखवेल. कर्म द्वितीयामध्ये दाखवतं. तर जो शब्द आहे गामंग, गामंग हा याचा गाम हा मूळ शब्द आहे, त्याला अंग हा प्रत्यय लागलेला आहे. हा एक वचन मध्ये आहे. द्वितीय
एकवचन हा कर्म आहे, म्हणजे गावाला याचा अर्थ असा होईल. आणि मग राहील की हा कशाने चालला, तर हा थर्ड म्हणजे जशी आपली सेना आहे शेवटची बाकी सगळे रिलेटिव्ह लग्नाला आलेले, रथेन. रथेन याचा येन हा प्रत्यय लागलेला आहे, तो एकवचन मध्ये आहे आणि हा तृतीयामध्ये विभक्तीमध्ये आहे. याचा अर्थ झाला रथाद्वारे. तर मग मी याचा अर्थ करतो, तर मुनी रथाद्वारे गावाला जातो. व्हेरी गुड, नाईस. अशा पद्धतीने बाकीचे जे काही बाकी जो सेंटेंस है उसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे. तो अभी किसका नंबर है? विशाखा मैडम. बालको रवि पश्यति, बताइए. अनम्यूट विशाखा मैडम. हेलो सर. हाँ बोलिए. बालको रविंग पश्यति. तर याच्यात आहे क्रियापद पश्यति. मूळ शब्द आहे पश्य. त्याला प्रत्यय लागला आहे ती. आणि हे वचन आहे एक वचन. आणि काळ आहे वर्तमान काळ. आणि पश्य म्हणजे त्याचा अर्थ आहे पाहणे. पुरीस सांगितलं, पुरीस. हा, पुरीस, पठम पुरीस. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. एक वचन. मग त्याच्यानंतर कोण पाहतो, तर कर्ता आहे बालको. मूळ शब्द आहे बालक. त्याला प्रत्यय लागला आहे ओ. त्याचं वचन आहे एक वचन. आणि विभक्ती आहे पठमा विभक्ती. आणि बालकोचा अर्थ आहे मुलगा. तर मग काय बघतो, तर रवी. तर रवी आहे कर्म, म्हणजे मूळ शब्द आहे रवी. त्याला अंग प्रत्यय लागला आहे, म्हणजे ही आहे द्वितीय विभक्ती, म्हणजे कर्म. आणखी काय राहिलं, त्याचा अर्थ होतो सूर्य. तर त्याचा पूर्ण अर्थ येईल मुलगा सूर्याला बघतो. गुड गुड गुड, व्हेरी नाईस. नेक्स्ट अर्चना मेंढे. सर, गण हा धातू आहे, क्रियापद आहे. त्याला ती प्रत्यय लागलेला आहे. ते एक वचन आहे. आणि ते एक वचन वर्तमान काळातलं आहे क्रियापद. आणि पठम पुरुष आहे. आणि याचा अर्थ होतो पकडणे. आणि मग हा ग्रहण करणे. ग्रहण करणे म्हणजे स्वीकार करणे. गणण्याचा अर्थ काय आहे? स्वीकार करणे, म्हणजे घेणे. बर. आणि याला विचारलं की कोण घेतो, तर आपल्याला कर्ता मिळतो. कर्ता आहे नर. नर हा म्हणजे आहे, म्हणजे मूळ आहे नर. आणि त्याला ओ प्रत्यय लागलेला आहे. नरो हा एक वचन आहे. विभक्ती आहे पठम विभक्ती. अर्थ आहे म्हणजे मनुष्य. आणि क्रियापदाला विचारलंय की म्हणजे कर्ता मिळालेला आहे आपल्याला आता कम्म. तर काय करतो आहे, तर तो धम्म. धम्म ही आहे कर्म, द्वितीय विभक्ती आहे ही. आणि काय कोणाद्वारे धम्म म्हणजे जाणतो आहे, तर हा मुनी हा मुनीना ही तृतीय विभक्ती आहे. ही एक वचन आहे. याचा अर्थ होतो मुनींद्वारे. तर नर हा मुनींद्वारे धम्म म्हणजे ग्रहण करतो आहे. करतो. व्हेरी गुड. मनुष्य मुनीद्वारे धम्म ग्रहण करतो. हा, असं ट्रान्सलेशन. नाईस ट्रान्सलेशन. ओके, नेक्स्ट. नरा मुनिस उदकं आहारंती. नेक्स्ट नरवाडे. हाँ, म्यूट योरसेल्फ.
हाँ, नरवाडे सर आपण बोलू शकता? अनम्यूट झालेला आहे, तुमचा आवाज येत नाही. बोलिए, जल्दी बोलिए. बात. हेलो. नरवाडे सर, तुम्ही जर हेडफोन लावला असेल तर तो हेडफोन काढा, म्हणजे आवाज येऊ शकतो. कारण आता तुमचा आवाज येत नाही, तुम्ही बोलताय पण तो आवाज येत नाही. अच्छा, नाही, आवाज येत नाही, मला पण नाही येत हा. आवाज. हेलो. हेलो. आप लोग जब हैंड रेज करते हो तो ये माइक का जो प्रॉब्लम है ये पहले सॉल्व कर लेना है, ताकि जब वक्त आता है बोलने का तब ये टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए. ओके. आवाज नहीं आ रहा है क्या? कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं. है? हाँ, तो ठीक है. हम आगे पढ़ते हैं. ये जो अभी नरा मुनिस्स उदकं आहरन्ति, तो ये सबको आता ही होगा क्योंकि मैंने सबको बताया है. आहरन्ति क्रियापद है वो, और कर्ता है नरा है. ये तो नरा आहरन्ति, ये जैसे प्लूरल में हो गया तो ये अनेक वचन में हो गया. और बाद में हम देखेंगे तो क्या लाता है, तो उदक मतलब पानी लाता है. और हम देखेंगे तो कि मुनिस्स, ये जो शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति में आता है. तो मुनि के लिए या मुनि करिता, मुनि के लिए ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा. तो बहुत सारे मनुष्य एक मुनि के लिए पानी लाते हैं, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा. तो हम अभी इसको देखेंगे कि ये जो दूसरा जो सेंटेंस है तो ये एक वचन में है. तो इसे अगर हम अनेक वचन में करेंगे तो क्या होगा? मुनयो, ये मुनयो लिखेंगे या मुनि लिखेंगे. तो मुनि का ये जो सॉरी, ये जो है न की लांटी ये दीर्घ हो गई. मतलब क्या हुआ? ये अनेक वचन में. मुनयो मुनि रथेन, रथेहि रथेन गामं, क्रियापद क्या होगा? गच्छन्ति. ओके. तो ये जो यहां से यहां तक मैंने इसका अनेक वचन में कर दिया. ओके. तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सारे मुनि, अनेक मुनि एक रथ से, अभी मैंने ये चेंज नहीं किया, रथेन गामम ये मैंने चेंज नहीं किया, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी. अगर मैंने ये चेंज नहीं किया तो ये गलत हो गया, ऐसा भी नहीं. लेकिन मैं ट्रांसलेशन कैसा कर रहा हूँ वो आप देखिए. तो अनेक मुनि एक रथ से, मतलब रथे न तो एक सिंगुलर है ना, एक रथ से गांव को जाते हैं. तो बहुत सारे मुनि एक रथ से गांव को नहीं जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं. तो इसी तरह हम ने इसका ट्रांसलेशन किया. लेकिन अगर आप चाहते हो तो ये रथेन और गामन ये भी अगर आपको अनेक वचन में करना है तो आप कर सकते हैं. तो करने के बाद उसका मीनिंग मतलब ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है. तो रथेन का जो है उसका हम अगर प्लूरल में करेंगे तो क्या हो जाएगा? रथे ही. और गामन का गामे हो जाएगा. ओके. अगर ऐसा किया तो भी चलता है, नहीं किया तो भी चलता है. तो अभी क्या हो गया? ये मुनयो या मुनि रथे ही गामे गच्छन्ति, गच्छन्ति. ये हमने इसको प्लूरल में कर दिया. तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसा करेंगे? अभी बहुत सारे मुनि अनेक रथों से, मतलब अभी ये प्लूरल में है, मतलब अनेक वचन में है. बहुत सारे रथों से
बहुत सारे गांवों को, मतलब गामन द्वितीय विभक्ति है, एक वचन में है, अभी ये अनेक वचन में हो गए, बहुत सारे गांव गांव हो गए। तो एक बहुत सारे मुनि अनेक रथों से अनेक गांवों को, गच्छन्ति ये भी प्लूरल हो गया, जाते हैं। तो अनेक मुनि अनेक रथों से अनेक गांवों को जाते हैं, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, आपको करना है। इससे भी आगे अगर जाना है, अगर हमने अगर हमने सिर्फ रथेन ही लिखा, रथेन लिखा, और गाम का हमने अनेक वचन नहीं किया, तो भी चलता है, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो मुनयो और गच्छन्ति जो है, तो ये जैसे ही हमने लिख दिया, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मुनयो है तो गच्छन्ति ही आना चाहिए, अगर गच्छन्ति है तो मुनयो ही आना चाहिए, मतलब आपको अभी मैंने बताया है ये क्यों है। तो फिर अभी मुनयो रथेन गामं गच्छन्ति, तो इस टाइप का भी अगर सेंटेंस हो तो वो भी करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको उसका ट्रांसलेशन है तो उसी के हिसाब से करना है। तो कैसा होगा यहाँ पे, मुनयो मतलब मुनि, अनेक मुनि एक रथ से, एक रथ से, नहीं ये तो हमने ऊपर ही लिख दिया ना, तो हम रथे ही करेंगे यहाँ पे इसको, हाँ रथे ही, एक सॉरी, अनेक मुनि अनेक रथों से, अनेक रथों से एक गांव को जाते हैं। यहाँ पे एक रथ से एक गांव को जाते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, अनेक रथों से एक गांव को जाते हैं, ऐसे भी हो सकता है। या यहाँ पे 2 नंबर इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, अनेक मुनि अनेक रथों से एक गांव को जाते हैं। ये अगर सेंटेंस हमने लिया, यहाँ पे रथे ही के बदले में हमने सिर्फ रथेन लिखा, रथेन, मुनयो रथेन गामे गच्छन्ति। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन कैसा हो गया, तो ये रथेन और ये गामेन, ये एक वचन में है और ये अनेक वचन में है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं है। तो अनेक मुनि एक रथ से अनेक गांवों को जाते हैं, इसका मतलब ऐसा हो गया, अनेक मुनि एक रथ से, रथे न मतलब एक रथ, गांव में मतलब अनेक गांवों को जाते हैं। तो ये जो बीच में जो शब्द आते हैं, कर्ता और कर्म छोड़कर, कर्ता और वर्ब छोड़कर, तो ये तो हमारे क्या बोलते हैं, बाएं हाथ का खेल है, जैसा खेलना है, जैसे उसको चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। इससे सेंटेंस का कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होता, ये अभी हमने आपको बताया। लेकिन लेकिन अगर आप ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे मुनयो और यहाँ पे ये गच्छन्ति के बजाय गच्छति लिख दिया आपने, तो ये मुनयो रथे ही गामं गच्छति, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, आपने यहाँ पे गच्छति लिखा, तो ये एक वचन में वर्ब और अनेक वचन में कर्ता, ये तो नहीं चलेगा। हम मराठी में भी ऐसे ही बोलते हैं, अनेक मुनि गांव जाते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि अनेक मुनि गांव जाता है, ऐसा बोलता है, ऐसे बोलते हैं कि हम जाता है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं जाते हैं बोलते हैं। तो इसी तरह पाली में भी आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये जो एक वचन और अनेक वचन का जो मैटर जो है, तो ये अच्छी तरह से आपको अभी समझ में आया होगा। तो इसका हम भविष्य काल कर सकते हैं, और इसका भूतकाल भी कर सकते हैं, और इसका हम विद्यार्थ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने ये पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा है। तो दूसरा जो वाक्य है, 3rd नंबर, बालको रविं पश्यति, तो इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, अनेक वचन में कैसा हो जाएगा, बालका रविं
पश्यन्ति, मतलब बहुत सारे लड़के एक सूर्य को देखते हैं, एक सूर्य को देखते हैं। ओके, और अगर इसी वाक्य को हम भविष्य काल में करेंगे तो क्या होगा? बालका रविं पश्यन्ति, ऐसा हो जाएगा। बालका रविं पश्यन्ति मतलब अनेक सारे बालक सूर्य को देखेंगे। मूले सूर्याला पहाना, इसका मीनिंग ऐसा हो जाएगा। और यही वाक्य जो है ये अतीत काल में यानी भूतकाल में करेंगे तो क्या हो जाएगा? बालका रविं पश्यन्ति। ये जो हम सीख रहे हैं उसके साथ आप भविष्य काल और भूतकाल के प्रत्यय भूल नहीं जाना है, वो भी आपको ट्राई करते रहना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत सारे लड़के सूर्य को, एक सूर्य को, बहुत सारे लड़कों ने सूर्य को देखा। पश्य का मतलब हो जाएगा देखा, तो ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया ना, ऐसा। और अगर इसे हम विद्यार्थ में करें, विद्यार्थ जो हमने सीखा है, तो उसका क्या होगा? बालका रविं पश्येय, बहुत सरल। तो इसका मतलब क्या होगा? लड़कों ने एक सूर्य को देखे, लड़के एक सूर्य को देखे, ऐसा हो जाएगा। तो देखता है, देखा, ये ऐसा, या देखेंगे, इसका ट्रांसलेशन ऐसा नहीं होगा। तो पश्येय का मतलब होता है विद्यार्थ। तो हम उस विद्यार्थ का कब क्या सोचते हैं, इसका मीनिंग कैसा है? तो संभावना या रिक्वेस्ट जो होती है, या अगर ऐसा जो 3-4 टाइप की जो मीनिंग है उसके, तो वो हम देखें। जैसे झूठ ना बोले, सच बोलिए, खाना खाइए, खाना खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, ये इसमें नहीं आता। तो देखे, सोचे, इस तरह की जो वाक्य है तो ये विद्यार्थ में भी आते हैं। तो लड़कों ने, अनेक लड़कों ने सूर्य को, लड़के अनेक सूर्यों को देखे, तो ये विद्यार्थ में हो जाएगा। तो ये पश्यन्ति, पश्य, ये पश्य, मैंने सब ये सारे जो सेंटेंस है ये प्रथम पुरुष में हमने देखा। देखिए कैसे एक वाक्य से हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते चले जा रहे हैं जो हमने सीखे हैं। ये सब पश्यन्ति, ये क्या है? प्रथम पुरुष, क्योंकि इसका क्रियापद जो है प्रथम पुरुष में है। पश्य ये बोले तो ये भी प्रथम पुरुष है भूतकाल का। पश्य ये बोले तो ये भी विद्यार्थ का प्रथम पुरुष है। लेकिन अगर हम उसके साथ ये प्रथम पुरुष का ही हम सेंटेंस देखेंगे तो उसके साथ हमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये नहीं भूलना है, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो यही वाक्य हम मध्यम पुरुष में कैसे लिखेंगे, ये उत्तम पुरुष में कैसे लिखेंगे, ये भी, इसका भी हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो हाँ, दत्ता तटके, हाँ प्लीज, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? क्या पूछना है आपको? पूछिए जल्दी। हाँ सर, ये शेवटचं वाक्य ना, बालका रविं पश्येय, हाँ बालका रविं पश्येय है कि पश्येयु हाँ, होना चाहिए सर? यूं होना चाहिए। वेरी गुड, पश्येयु, ये यस सर। इसका मतलब जो मैंने आपको क्या कर्ता और वर्ब का जो रिलेशन है, एग्रीमेंट, ये जो बताया, ये आपको अभी सही मायने में समझ में आया है।
वेरी नाइस Yes, sir. करेक्शन बाय दत्ता तटके, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी मैं कभी कभी ये लिखने में मेरा Thank you, sir. अगर भूल भी हो गई तो आपको उसको करेक्ट करना है, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अभी कैसे बताऊं सर को, तो कभी कभी मेरा भी गलती हो सकती है लिखने में, लेकिन आपको वो क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है। ओके विशाखा मैडम, अभी और कोई मिस्टेक है बताएंगे आप? हाँ हाँ विशाखा मैडम। विशाखा मॅडम तुम्ही अनम्यूट करा. हा मी करते आहे पण पुन्हा ते होत आहे. हा ठीक आहे आता झालं. तर हे बालका रविंग भूतकाळातलं जे वाक्य आहे त्याला पस्सिन्सू लागेल ना, इन्सू. वेरी गुड, पस्सिन्सू। यस, पस्सिन्सू, क्योंकि यहाँ पे बालका जो है ये अनेक वचन में है, तो क्रियापद जो है वो अनेक वचन में रहेगा। और कोई एक मिस्टेक है आपको दिखती है कोई? वेरी नाइस। और अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। ओके, तो अभी हम चलते हैं प्रथम पुरुष से मध्यम पुरुष चलते हैं। ओके, तो मध्यम पुरुष में कैसा ये जो बालका रवि पश्यति संति या बालको रवि पश्यति, इसका मध्यम पुरुष में कैसा हो जाएगा? तो आपको पता है मध्यम पुरुष में जो कर्ता होता है वो क्या होता है, एक वचन में, एक वचन में वो क्या होता है, त्वंग होता है। मध्यम पुरुष एक वचन में। ओके, तो त्वंग ये करता है, और ये रविंग जो है, ये रविंग, ये मैंने कर्म जैसा है वैसा ही लिखा। और अभी यहाँ पे वर्ब जो है, ये वर्ब जो है हमारा चेंज हो जाएगा। तो वो कैसा होगा, कर्ता अगर मध्यम पुरुष में है तो वर्तमान काल में कर्ता एक वचन में है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगेगा, पस्स को, पस्स सी प्रत्यय लगेगा। ओके, पस्स सी, त्वंग रविंग पस्स सी। ओके, तो क्या होगा, तू सूर्य को देखता है, ये वर्तमान काल हो गया। ओके, एक मिनट, बैटरी ये हो गई लो। तो ये क्या हुआ, त्वंग रविंग पस्सी, तो ये क्या हुआ, इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा, तू सूर्य को देखता है, ये वर्तमान काल में हो गया। इसे ही हम अगर भूतकाल में करें, मतलब अतीत काल में करें, तो क्या होगा, कैसा होगा, त्वंग रविंग पस्सी, त्वंग रविंग पस्सी, मतलब तूने सूर्य को देखा, बराबर है। क्योंकि हमारा भूतकाल का जो है ई और इम, यह है इंसु, इत्थ और इम। ओके, ये प्रत्यय है। तो मध्यम पुरुष जो है, तो यहाँ भी ई है एक वचन में, त्वंग रविंग पस्सी, ये भूतकाल में हो गया। और भविष्य काल में क्या होगा, त्वंग रविंग क्या होगा, पस्सिस ससी, पस्सिस ससी। ओके, मतलब तू रवि को
तू रवि को देखेगा, ऐसा इसका मतलब हो गया। ये सब मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय जो है वो आपको देखना है। ये वर्तमान काल में सी है, भूतकाल में ई है, और वर्तमान काल में इस सी ये प्रत्यय लगा है। तो ये भी आपको भूलना नहीं है, ये मैं रिवीजन कर रहा हूं, तो ये भी आपको भूलना नहीं है। और अगर इसी को ही, ये जो मध्यम पुरुष के जो मैंने अभी यहाँ पे उदाहरण लिए हुए, तो इसको भी हम अगर अनेक वचन में करेंगे तो कैसा होगा? तुम्हें रविंग, अभी क्या होगा? पस्सी के जगह क्या होगा? तो सी एक वचन में लगा है प्रत्यय वर्तमान काल का, तो उसके जगह ये पस्स को थ प्रत्यय लगेगा। तुम्हें रवि पस्स थ। ओके, तुम्हें रवि पस्स थ। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग सूर्य को देखते हो, देख रहे हो, देखते हैं, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। आप लोग रवि को, एक सूर्य को देखते हैं। और अगर भूतकाल में देखें हम, तुम्हें रवि क्या होगा अभी अनेक वचन में? तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, तो यहाँ पे इत्थ है, इत्थ और इम्मा। तो हम अनेक वचन में क्या लगाएंगे? पस्स को इत्थ प्रत्यय लगाएंगे। ओके, तो तुम्हें रवि पस्सी, पस्सी थ। ओके, सॉरी, यहाँ पे डबल स है, पस्सिथ। ओके, तुम्हें रवि पस्सिथ मतलब आप लोगों ने सूर्य को देखा। ये क्या होगा? अतीत काल में हो गया, अतीत काल में हो गया। और अगर इसमें अगर भविष्य काल में देखेंगे हम, तुम्हें रवि क्या होगा? भविष्य काल में पस्सी। हाँ बोलिए माधुरी मैडम। पच्चीस। हाँ बोलिए माधुरी मैडम। यस सर। हाँ सर द्वितीय पुरुषाचं इस थ लागेल भविष्य. ओके, बरोबर है। 25 थ, बरोबर है। पस्ती सथ. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप लोग सूर्य को देखेंगे, इस तरह इसका ये हो जाएगा। ओके, आप लोग सूर्य को देखेंगे। तो इसी तरह हमने प्रथम पुरुष में देखा, एक वचन का अनेक वचन में करने कैसे करना है ये देखा। और वर्ब और ये जो है करता है, इसका रिलेशन देखा। और बीच में जो शब्द है उसको कैसे चेंज करना है, उसका कैसा ट्रांसलेशन करना है। तो और ये मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में देखा। वैसे ही हम उत्तम पुरुष का भी कर सकते हैं, अहं। तो ये अहं जो है उत्तम पुरुष में है, और उसके जो प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं? मीम, ये वर्तमान काल में होते हैं। और इम ये भूतकाल में होते हैं। और इस्सामी और इस्साम ये भविष्य काल में होते हैं। तो क्रियापद को सिर्फ आपको ये वर्तमान काल के अनुसार ये आपको प्रत्यय लगाने हैं। तो इसी तरह हम एक बार आपको ये जो स्ट्रक्चर है पाली का कैसा होता है ये एक बार समझ में आया, तो आप बहुत सारे सेंटेंस जो है बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अभी हम जो किताब जो है हमारी लिली डिसिल्वा की, तो उसमें से हम एग्जाम्पल लेंगे।
तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसे सुना होगा और लिखा भी होगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट जो है हमारे लिली डिसिल्वा के जो किताब जो है उसमें से हम इकारांत और उकारांत शब्द जो है उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो हर एक के पास ये किताब होनी चाहिए। अभी होगा तो ये पेज नंबर 91 निकालिए हिंदी का, और अभ्यास क्रमांक 25 तो पहला जो उदाहरण जो है वो क्या है, मुनयो सीलंग। अभी रखनता ये जो है ये हमने नहीं सीखा है, ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊं। मुनियो सीलंग रखंती, मैं उस हमारे हिसाब से मैंने उस वाक्य को चेंज कर दिया। ओके, क्योंकि ये रखनता ये जो है आपको पता नहीं है। ओके, तो मुनियो सीलंग रखंती और गिरिम्मी गिरिम्मी वसंती, ऐसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, अनेक मुनि जो है वो सील का रक्षण करते हैं। ओके, अनेक मुनि सील का रक्षण करते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दूसरा क्लॉज लिया, गिरिम्मी वसंती। अभी यहाँ पे देखिए गिरी जो है ये शब्द जो है ये यहाँ पे गलत लिखा है, गिरी मी, ऐसा यहाँ पे होना चाहिए। तो ये गिरी जो है ये क्या है, इसका मतलब है पर्वत होता है, पर्वत। लेकिन गिरी जो है इकारांत शब्द है, तो ये इकारांत शब्द है तो इसे भी प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये कौन सी ये कौन सी विभक्ति हो गई, कौन बता सकता है कौन सी विभक्ति हो गई, गिरिमी इकारांत। जैसे मुनि के हमने देखे, हाँ नंदा यादव मैडम, हाँ बताइए, गिरिमी। सप्तमी एक वचन है। वेरी गुड, सप्तमी एक वचन। और इसका अर्थ क्या होता है फिर, पर्वतावर, पर्वतामध्ये, पर्वताखाली। यस यस, गुड गुड। तो इसका मतलब क्या होगा, गिरिम्मी वसंती, मतलब पर्वत पर्वत पर रहते हैं या पर्वत में रहते हैं या पर्वत के बाहर रहते हैं, जो भी आपको जो अच्छा लगे उसका हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, अभी दूसरा जो सेंटेंस है हम लेते हैं, आचार्येण आचार्येण सद्धिम। आचार्य सद्धिम कवि इसी भासती। यस, तो यहाँ पे देखिए कैसा ये वाक्य है, कवि और इसी ये दो है। हाँ, तो कवि इसी आचार्य न सद्धिम भासती, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ ये जो वाक्य है ऐसा भी लिख सकता हूँ, कवि इसी मतलब कवि और इसी। तो मैं यहाँ पे च लिख देता हूँ। आपके च का मतलब होता है और, मतलब आणी, आणी च का मतलब होता है कवि इसी च आचार्येन सद्धिम, आचार्येन सद्धिम भासती। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो कवि और इसी जो है ये
इकारांत शब्द है, इकारांत शब्द है और ह्रस्व इकारांत है। दोनों को जो कवि और इसी, ई जो है ह्रस्व लगा हुआ है। कवि इसी च आचार्येन सद्धिम भासति। ओके, अभी ये जो ऐसा करेंगे, अभी क्या होगा, कवि और इसी च ये दोनों भाषंती हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ, ये इसी च ये कटी कर देंगे। ओके, कवि आचार्येन सद्धिम भासति, ये सिंपल सेंटेंस आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, कवि आचार्येन सद्धिम भासति, तो कवि आचार्य के साथ बोलता है। अभी आचार्येन सद्धिम, ये जो है सद्धिम, ये का मतलब सह होता है, मतलब बराबर साथ में। लेकिन ये सद्धिम अगर लग गया तो उस जिसके साथ होता है उसको तृतीया विभक्ति ही लगती है। ये भी नियम आप लिख लो, सद्धिम और सह शब्द के साथ जो भी नाम आता है, सद्धिम और सह के साथ जो भी नाम आता है वो तृतीया विभक्ति में ही होता है। ये तृतीया विभक्ति में ही होता है। ये मैंने आपको नियम लिख दिया। अभी इसके बारे में कोई किसी ने सवाल नहीं करना है। अगर आपने लिखा नहीं तो ये फिर आपकी गलती है। और ध्यान में रखना है, सद्धिम और सह ये जो दो शब्द है, इसका मतलब होता है साथ होना। ये जो पाली शब्द है सद्धिम और सह, इसको अगर हमें लिखना है तो उसके साथ जो नाम आता है वो तृतीया विभक्ति में ही आता है। ओके, चाहे वो फिर एक वचन में हो या अनेक वचन में हो। अभी यहाँ पे आचार्य एक वचन में है तो एक आचार्य के साथ। अगर आपने लिखा आचार्य ही, मतलब अनेक अनेक आचार्य के साथ, तो भी चलता है। तो एक कवि अनेक आचार्यों के साथ बोलता है, ऐसे भी ट्रांसलेशन हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं। ओके, कवि आचार्य के साथ बोलता है। और इसको अगर हम अनेक वचन में करें तो क्या होगा, कवयो आचा आचर्येन आचर्येन सद्धिम, क्या होगा, भाषंती। अभी ये तो आपके लिए तो बहुत सादा और सिंपल हो गया, आपको सबको अभी ये पता है। ओके, तो अनेक कवि एक आचार्य के साथ बोलते हैं, ये हो गया। अभी तीसरा जो वाक्य है सेंटेंस, भूपति, भूपति असीना, भूपति असीना अरिम, अरिम मारेसी। ये मारेसी आपको जरा थोड़ा डिफिकल्ट जाए, क्योंकि ये भूतकाल का दूसरा रूप है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भूपति असीना हनंती करता हूँ, हनती, हनति करता हूँ। हनति का मतलब होता है नष्ट करना, हन का मतलब होता है नष्ट करना। ओके, तो अभी इसका क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, हनति ये तो क्रियापद है नष्ट, और ये वर्तमान काल एक वचन में है तो नष्ट करता है, हो गया। अभी मैं फास्ट ले रहा हूँ, अभी आपको सबको ये पता हो गया है कैसा करना है। हनति, तो कौन हनति, तो भूपति हनति, ये तो कर्ता हो गया। मतलब भूपति का मतलब होता है राजा। ओके, और किसको नष्ट करता है, कर्म अभी हमें देखना है, कर्ता हो गया कर्म। तो अरि, अरि का मतलब होता है दुश्मन। ये देखिए, ये ईकारांत शब्द है और उसको अनुस्वार लगा हुआ है। ओके,
अरिम, तो दुश्मन को, दुश्मन को, शत्रु को, शत्रु भी उसका मतलब शत्रु को, तो ये हो गया क्या बोलते, कर्ता हो गया, कर्म हो गया। अभी ये असीना जो है, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे ना प्रत्यय लगा हुआ है। अगर ये ना प्रत्यय हमने निकाल दिया तो क्या शब्द हो रहेगा? असी शब्द हो रहेगा। तो असी का मतलब होता है तलवार, तलवार। ओके, असी का मतलब तलवार। अभी ये असी इकारांत रस्व इकारांत है, तो हम देखेंगे कि ये ना प्रत्यय लगा हुआ है, तो हम ढूंढेंगे कि ये इकारांत शब्द में ना प्रत्यय कौन से विभक्ति में है। तो वो देखा तो हमें पता चलता है कि वो तृतीया में है और एक वचन में है। और तृतीया का अर्थ होता है चा द्वारा या चा मार्फत, मतलब उसके द्वारा होता है। तो फिर ये अर्थ इस असी को, तलवार को हमें लगाना है, तो कितना आसान हो जाता है। देखिए, राजा मतलब ये करता है, भूपति, राजा तलवार से या तलवार के द्वारा, अरिंग मतलब दुश्मन को, शत्रु को नष्ट करता है, नष्ट करता है। इसका ये मतलब हो गया, भूपति असीना अरिम हनति। कितना आसान है। अगर इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ओके, अभी हम सातवां सेंटेंस नंबर 7। ओके, अतिथिनं ओदनं अग्गिं जालेसी। तो अभी ये पचंती और ये जो शब्द है जालेसी, ये आपके लिए मैंने पढ़ा है नहीं, मैं आपके हिसाब से मैं इसको अभी चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इत्थि स्त्रीलिंग शब्द भी हमने नहीं पढ़े हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुरीस, तो लिखता हूँ इत्थि के लिए पुरीसो अतिथिनं, अतिथिनं, सॉरी, यहाँ पे हमें ये अतिथिनं ओदनं, ओदनं पचति। ये ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए सब, और मैं जैसे बताता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ वो लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई कठिनाई नहीं हो। पुरीसो अतिथिनं ओदनं पचति। ओके, तो क्या है, पचति का मतलब होता है पका, पकाता है। ये पकाते हैं ने लिखा मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये ती एक वचन का है, पकाता है। और पुरीसो, ओके, तो ये कर्ता हो गया, मतलब पुरुष। ओके, क्या पकाता है, तो ओदनन पकाता है, मतलब भात पता, चावल, चावल। ओके, अभी ये जो अतिथि नंग, ये जो बाकी शेष शब्द है उसको हम देखेंगे। तो अतिथि का मतलब होता है मेहमान होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे मूल शब्द क्या है, अतिथि। तो ये अतिथि नंग जो है, तो ये नंग जो है ये प्रत्यय है, और अगर उसको हम निकाल दे तो वो क्या, ये नंग प्रत्यय, ये ध्यान में रखे कि ये अनेक वचन में है, इकारांत शब्द अतिथि के, तो वो अनेक वचन में होने के कारण उसका दीर्घ हो गया है। अतिथि का जो वेलांटी है वो दीर्घ हो गया है, लेकिन मूल शब्द हम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, अतिथि मतलब मेहमान। ओके, मेहमान यानी गेस्ट बोलते हैं ना हम। हाँ, ओके, तो अतिथि नंग, अभी ये नंग प्रत्यय है, तो ये कौन से विभक्ति में है, तो हमें पता चलता है ये चतुर्थी में भी है और छठी में भी है, और ये अनेक वचन में है, अनेक वचन में। और इसका छठी और चतुर्थी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, पहला चतुर्थी का चा के लिए होता है, मराठी में चा करता, छठी में चा ची चे,
और हिंदी में का, की, के, ऐसा हो सकता है। तो हम कैसा देखेंगे, पुरुषो अतिथिनं ओदनं पचति, मतलब इसका मतलब होता है एक पुरुष अतिथिनं अनेक मेहमानों के लिए, चतुर्थी का अगर हम इस्तेमाल करें तो एक पुरुष अनेक अतिथियों के लिए भात मतलब चावल चावल पकाता है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर हम छठी लेंगे, छठी विभक्ति का अर्थ लेंगे तो कैसा होता है, एक पुरुष अतिथियों का भात पकाता है, अतिथियों का भात पकाता है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन कब होगा, अगर हम छठी विभक्ति को पकड़ के हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें छठी विभक्ति लिया तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो भी आपको अप्रोप्रिएट मतलब अच्छा लगे कि ऐसा ही हो सकता है तो वो ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। ओके, अभी मैं आपको 11 नंबर जो का जो ये है क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, वो लेता हूं। भूपतिनो भूपतिनो मुट्ठिम्मि भूपतिनो मुट्ठिम्मि मणयो भवन्ति। भवन्ति, ओके, ये है हमारा वाक्य। तो अभी भवन्ति ये क्रियापद है, तो इसका ये अंति आ गया तो फिर हमें पता चल गया कि अनेक वचन है, अनेक वचन है। ओके, अनेक वचन है तो इसका अर्थ होता है निर्माण होते हैं, निर्माण होते हैं या उत्पन्न होते हैं, या उत्पन्न होते हैं, ऐसा हम देखेंगे। हाँ, भवती तो क्या क्या उत्पन्न होता है, पहला हमें कर्ता तो ढूंढना है, क्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे भूपतिनो मुट्ठिम्मि मणयो, तो ये मणयो मणि जो शब्द है, मणि जो शब्द है, इससे ये मणयो शब्द तैयार हुआ है। मणि का मतलब होता है मणि, मणि मणि जो ऐसा खड़े जैसा रहता है ना, खड़ा रहता है ना, उसको जेम्स या वगैरह बोलते हैं ना, वो मणि। तो ये मणि का अनेक वचन हो गया, मनयो हो गया, क्योंकि ई का लोप हो गया और यो यहाँ पे जोड़ दिया। तो इससे हमें पता चलता है यो जोड़ने से कि ये जो एक मणि नहीं है तो अनेक मणि है। तो मणयो भवंती मतलब बहुत सारे मणि उत्पन्न होते हैं। ये ट्रांसलेशन सिर्फ मणयो भवंती का मैंने किया। तो अभी हम चलते हैं दूसरा, जो दूसरे शब्द है भूपति नो और मुट्ठिम्मि। तो हम देखते हैं भूपति नो, अभी यहाँ पे नो प्रत्यय है, भूपति ये मूल शब्द है। तो हम देखेंगे कि ये नो जो प्रत्यय है कौन सी विभक्ति में है, तो हमें पता चलता है कि वो चतुर्थी विभक्ति में है और छठी विभक्ति में है। तो चतुर्थी विभक्ति का हम अगर अर्थ लगाएंगे तो भूपति के लिए और भूपति के करिता वगैरह जो है वो लगे। ओके, छठी लिया तो भूपति के या भूपति का या भूपति की, ऐसा चा ची चे ऐसा उसका मीनिंग हो जाएगा। और मुट्ठी में अगर लेंगे हम मुट्ठी शब्द, तो मुट्ठी का मतलब होता है ये मुठ हमारा होता है ना, ये है। तो यहाँ पे मी प्रत्यय लग गया है, मुट्ठी ये मूल शब्द है, तो ये सप्तमी में है। मी प्रत्यय जो है एक वचन इकारांत का सप्तमी में है, तो फिर ये मुट्ठी शब्द को मी लग गया तो मुट्ठिम्मि शब्द हो गया, और सप्तमी विभक्ति के अनुरूप उसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, मुठ में, मतलब हाथ में, या हाथ तो नहीं लेकिन मुट्ठी में, मुट्ठी में, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो गया, मुट्ठी में, मुट्ठी में। और भूपतिनो अगर हम चतुर्थी लेंगे तो कुछ ठीक से उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा।
तो किसकी मुट्ठी हम सेंस हम कर सकते हैं कि राजा की मुट्ठी। तो यहाँ पे छठी विभक्ति हम लगाएंगे, राजा की मुट्ठी में। मन योग तो हम देखते हैं अनेक मणि, उसका ट्रांसलेशन है अनेक मणि। और भवंती का हमने देखा है निर्माण होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो निर्माण होते हैं हम लेते हैं ये। ओके, तो राजा की मुट्ठी में अनेक मणि निर्माण होते हैं या उत्पन्न होते हैं, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी इकारांत का जो अभी बहुत सारे ट्रांसलेशन दिए, एग्जाम्पल लिए, इसी तरह उकारांत का भी हम देखेंगे अगले क्लास में, उसके भी उदाहरण लेंगे। तो इसमें कोई बहुत सारी कठिनाई नहीं है, कोई मतलब आप ऐसा मत सोचे कि ये हमें आएगा या नहीं आएगा, जमेगा नहीं। तो ये मैंने जैसे आपको सिखाया है, पढ़ाया है, उसको सिंसियरली आप उसको पढ़े। जब भी क्लास होता है ना, उसी दिन उसी रात को ये सब रिवीजन करना, क्योंकि पाली का ऐसा होता है, एक दिन में अगर एक दिन में आप याद करेंगे तो 50% याद रहता है, 2 दिन में याद करेंगे तो 25, और 3 दिन में तो पूरा चला जाता है याद से, और 5वें दिन में तो क्या पढ़ाया, क्या होगा, क्या हुआ, ये तो पता ही नहीं चलता। तो ये पाली का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे बच के रहना है। तो जिस दिन क्लास होता है ना, उसी दिन उसको दोहराते रहना चाहिए और हमारा होमवर्क करते रहना चाहिए। तो आप ये जो पार्ट मैंने दिया है अभी, पार्ट नंबर सॉरी पेज नंबर 91, यहाँ की जो भी आपको सेंटेंस करने आते हैं वो आप होमवर्क के लिए कीजिए। मतलब नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको समझ सकते हैं आप, तो मैंने जैसे चेंजेस करके बताया है, अगर आप कर सकते हैं तो आप भी करिए, हो सके तो करिए, नहीं तो मैं अगले पार्ट में अगले क्लास में आपको बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। अगर किसी को ये कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज बताइए। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम हमारा क्लास वाइंड अप करेंगे। और गुरुवार को जो लोग आज उपस्थित नहीं है, उसके लिए संदेश जी अगला सेशन रखेंगे, रिकॉर्डिंग का रखेंगे। और हम अभी हर हफ्ते में सोमवार और मंगलवार को मिलते रहेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, अर्पणा कांबळे, माधुरी मैडम, स्क्रीन विजिट कर. ओके। यस सर. हाँ त्या मॅडम नाही बोलत तर मी बोलते. हाँ सर, जे आहे प्रत्यय जे आहेत अहमच्या जे करायला सांगितले ते म्हणजे आम्ही प्रयत्न करायला पाहिजे. मी म ए मे ई इम ई मसे इस्सा मी इस्सा म हे सगळं वर्तमानाची, भूतकाळाची, भविष्यकाळाची आणि आज्ञार्थ, विद्यार्थ आणि संकेतार्थाचं अहम लावून जे काही होतील ते करायची. मग मध्यम पुरुष आणि हे सगळ्या तिन्ही याची पण करायची का? करून पाहिजे. करा ना, करा 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 ओके, थँक्यू करा थँक्यू. करा. जेवढं तुम्ही कराल प्रॅक्टिस, तेवढं तुमचं प्रॅक्टिस होईल आणि क्लिअर होत जाईल, सगळ्या गोष्टी क्लिअर होत जाईल. गुड. ओके, थँक्यू. ओके ओके. हा सर, हा, हे जे वाक्य आहे भूपतीनो मुठ्ठीमी मनयो भवंती, तर याच्यामध्ये कर्ता कुठला येईल? मनयो येईल का? हाँ मनोयोग मैंने बोला ना आपको, मतलब हाँ, उत्पन्न ठीक होने है. की कौन क्रिया कर रहा है? भूपति नहीं कर हाँ, रहा तो है, मणि. वो मणि। हाँ, हम्म. उत्पन्न होने की मणि क्रिया कर रहा है। और भूपति जो नो जो है, तो वो तो प्रथम पुरुष कर्ता हो ही नहीं सकता, हाँ, क्योंकि इकारांत में प्रथम पुरुष एक वचन में जो शब्द होता है वैसा ही होता है, उसको कोई प्रत्यय नहीं लगता। तो हाँ. इसको तो नो प्रत्यय लग गया है, और नो प्रत्यय हमको हम्म. दिखता है कि ये चतुर्थी में है। तो ये हो. ये कर्ता कैसे हो सकता है? ये चतुर्थी विभक्ति में आ गया है। ये तो हो सिंपल तेच. क्लियर है ना, ऐसा आपको सोचना हम्म. है, समझना है. ओके ओके सर. आणि ओके. सर आणखी एक विचारायचं आहे की सर्टिफिकेट कोर्स म्हणजे प्रमाणपत्र कोर्स आणि डिप्लोमा कोर्स वेगळा आहे का?
हाँ हाँ, ये तो कारण अलग 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 कारण की त्यांनी म्हटलं आहे रामटेकच्या ते कालिदास त्यांनी की फक्त प्रमाणपत्र कोर्स आहे तिथे. हाँ चलेगा ना, डिग्री अपना अपना डिप्लोमा भी हुआ, अगर ज्यादा आप पढ़े हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो आपका होना चाहिए किसी भी संस्था से या कॉलेज से, अच्छा. कोई भी ऐसा। ओके, अच्छा, ओके, ठीक आहे सर, थँक्यू. गोडबोले मॅडम. आता ते वाक्य सांगितलंय तुम्ही, मुनी रथेन गामं गच्छन्ति बालको रवी पसंती, म्हणजे याचे मग हे वाक्य कसे लिहायचे मग आपण आता? म्हणजे मला नाही थोडं कळलं करून. कसं लिहायचं. हो, म्हणजे आता ते तुम्ही सांगितलं ना, मुनयो शीलं रखन्ति गिरिमी वसंती, हे वाक्य म्हणजे लिहायचे कसे म्हटलं मग? मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष. हा हा, आता ते तुम्ही हे मध्यम. सांगितलं नाही का, बालका रवी पसते, तर मग याचं हा. हे म्हणजे स्पष्टीकरण म्हणजे कसं लिहायचं? मध्यम पुरुष मध्ये वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्य काळ हा हे लिहायचं का मग? हा, मग ते आता मुनीम रविं पश्यति हे जे वाक्य जे आहे, हे वाक्य मध्यम पुरुष मध्ये जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर मुनी हा जो कर्ता आहे हा काढून टाकावा लागेल तुम्हाला. मध्यम पुरुष मध्ये कर्ता त्वंग आहे, तर त्वंग तुम्ही हो. तिथे टाका आणि नंतर हा. रविं पस्ससी हा एक वचनाचा तिथे क्रियापदाला प्रत्यय जोडा. तसंच उत्तम पुरुष मध्ये त्वंगच्या ऐवजी कर्ता काय येईल? अहंग येईल, नाही का? अहंग रविं हा. पस्सामी असं येईल. असं ते प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष आणि उत्तम पुरुष मधले कर्ता आणि क्रियापद हे तुम्हाला चेंज करावं लागेल. ओके, त्या नियमानुसार. आणि आता हे मुनी रथेन गामं गच्छन्ति, तर मग हे जसं एक वचन आहे तर मग त्याचंच मग आपण अनेक वचन मध्ये पण करू शकतो ना, मग करायचं का? मुनयो मुनयो रथेन, मग ते त्यांच्या विभक्त्या पण लिहायचं का? आणि गच्छन्ति हे प्रत्येक शब्दाची फोड करायची का सर मग? सगळं करा. जे मी तुम्हाला जे 6 स्टेप सांगितलेले आहेत ना, त्या पद्धतीने तुम्हाला जेवढं स्पष्टीकरण करता येईल व्याकरणाचं ठीक आहे, तेवढं करा तुम्ही. तुमचीच प्रॅक्टिस होईल त्यामध्ये, काही विषय. ठीक आहे, ठीक आहे सर, धन्यवाद. ठीक है, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है. भारती मॅडम, भारती मॅडम, आप तुम्हाला काही शंका? हॅलो, जय भीम सर. हाँ, जय भीम. नाही सर, काही शंका नाही मला. ओके ओके, समजलं ना? काही कन्फ्युजन नाही ना? काही डाऊट वगैरे काही? नाही, समजतंय. आणखी कोण आहे? मला थोडे काही विद्यार्थी जे आहेत तिथे मला थोडे ओळखीचे वाटले बरेचसे जण. वंदना मॅडम. तसंच एक सरांचं पुस्तक आहे बुद्ध वंदनांचं, सगळे गाथांचं एक्सप्लेनेशन आहे, पण सरांनी काही सांगितलेलं नाहीये. बरोबर ना सर? तुमचं एक पुस्तक आहे ना? हा, एक पुस्तक आहे विशुद्धी पाठ. हो हो, विशुद्धी पाठ म्हणून नावाचं पुस्तक आहे. ते बहुतेक माहिती आहे साळू सरांना. वंदना मॅडम. हॅलो हॅलो, जय भीम सर. सर, मला असा एक प्रश्न होता की आपण द्वितीय जसं मुनीच्या चार्ट मध्ये मुनी मुनयो असं म्हणतो, म्हणजे एक वचन मुनी आणि एक वचन मुनी मुनयो म्हणतो ना. मग तसं द्वितीयामध्ये मुनी आणि एक वचन मध्ये आणि अनेक वचन मध्ये मुनी मुनयो परत आहे, जसं प्रथमामध्ये जसं. मग ते सेंटेन्स मध्ये करताना मग आपल्याला म्हणजे जेव्हा द्वितीय पण होऊ शकते, प्रथमा पण होऊ शकते, असं होऊ शकते का कधी? होऊ शकते. बरोबर. ते आपल्याला वाचल्यानंतर मग ते लक्षात येईल की हा नेमका अनेक वचनातला प्रथमा विभक्ती आहे का द्वितीय विभक्ती आहे. ते बरेच उदाहरणामधून मग कळेल. ते आपण प्रॅक्टिस करू. मला तुम्ही पुढच्या क्लासमध्ये हा विषय आठवण करून द्या की सर, अनेक वचनामध्ये द्वितीय विभक्तीचा
इकारांत शब्दाचे हे घ्या, एक्झाम्पल घ्या. मग मी तुम्हाला 2-4 एक्झाम्पल देईन, त्यावरनं तुमच्या लक्षात येईल. छान, ठीक यू आहे पॉइंट सर. आउट हो. दिस व्हेरी नाईस. हो, सर.